नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की दोगुना होने की अवधि घटकर 13 दिन से अधिक हुई। सरकार ने अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल का संशोधित परामर्श जारी किया। एयर इंडिया सोमवार से घरेलू उड़ान शुरू करेगा। सप्ताह में 8,000 से अधिक उड़ानें संचालित होंगी। सिक्किम सरकार ने 15 जून से स्कूल खोलने की घोषणा की और जम्मू कश्मीर सरकार स्थानीय लोगों के लिए 11,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करेगी। दोपहर समाचार में अपनी सहयोगी चंद्रिका जोशी के साथ मैं हूं निखिल कुमार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। दूरदर्शन समाचार के साथ भेंट में उन्होंने कहा कि देश को अब भी उन वस्तुओं का आयात करना पड़ता है जो देश में उपयोग के लिए और निर्यात के लिए सामान बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। We have to be self-reliant. Many of what we now import should be possibly made within the country. But that doesn't mean that we are saying we are going to be inward-looking. That doesn't mean that we say we don't want anything at all from outside. We'll still have to import goods which help us produce both for the country itself and also for exports. And also, we still have to export because many of our goods today find excellent markets outside. We still have to help them. We still have to make them capture new markets. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जिस तरह से आर्थिक पैकेज तैयार किया है, उससे उन लोगों को तत्काल सहायता मिलेगी जिन्हें अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इससे मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को फायदा होगा। The way in which we've designed the package, yes, you would give immediate help to all those who need additional capital in order to kickstart the economy. And I think it will benefit both the demand and the supply side. That in turn will generate a lot of market for goods and services. महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था फिर शुरू करने के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस आश्वासन के साथ सभी विकल्प खुले रखे हैं कि सरकार उनकी मदद के लिए तैयार है। उन्होंने फिर कहा कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज से कारोबारियों के लिए व्यवसाय करना आसान हो जाएगा। As regards investment, the investment climate is something which is going to be more driven by policy and for which the announcement on reforms are all aimed at making sure this becomes an opportunity for India to make a lot of things which have been waiting to get out of regulation, to get those producers, whether they are farmers or anybody else, a lot more liberated so that they can choose where they want to sell. So that is why the package was deliberately thought through, that it's giving immediate benefit and also bringing in the ease of doing business. So that at least post-COVID, India becomes a better place to do your business. रिजर्व बैंक के हाल के फैसले के बारे में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ये फैसले समय से हुए हैं और मौजूदा भावनाओं से काफी अलग हैं। इससे धन के प्रवाह को आसान बनाने में मदद मिलेगी। The RBI decision, not just this one, even earlier, have been very timely, well thought through, and made a lot of difference then, and I guess even now will make a lot of difference to the sentiment which prevails, and also immediately make affordable liquidity available. And also the extension of the moratorium is something which all of us have waited for, and I only welcome the decision of the RBI. Like the last time, this time too, timely and purpose-serving. वित्त मंत्री ने किसानों को बंधनों से मुक्त करने से संबंधित साहसिक फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि किसान अब स्वयं ये चयन कर सकते हैं कि उन्हें अपना उत्पाद किसे बेचना है। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के फैसले से देश में कोविड-19 के फैलाव पर रोक लगाने में मदद मिली है। कोविड-19 से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए गठित आधिकारिता प्राप्त एक समूह के अध्यक्ष वीके पॉल ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब कोविड-19 के मरीजों के दुगना होने की दर 3.4 दिन थी और अब ये दर 13.3 दिन हो गई है। डबलिंग टाइम जब हमने लॉकडाउन शुरू किया देश में तो 3.4 था और आज हम हैं 13.3 पे हैं। वो डबलिंग जो 3-3.5 दिन में हो रही थी वो आज 13.5 दिन में हो रही है
तो स्लो किया गया देश ने मिलकर, इसमें कोई डाउट नहीं है। श्री वीके पॉल ने कहा कि लॉकडाउन तैयारी करने में काफी मददगार साबित हुआ। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के 80% मामले मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। श्री पॉल ने बताया कि कोविड-19 से संबंधित विशेष ढांचागत स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार की गई और जांच की क्षमता बढ़ाई गई। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लॉकडाउन की वजह से कोरोना से निपटने का अनुभव हुआ और उनका विश्वास बढ़ा। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ लोग आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग कर रहे हैं और टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। श्री पॉल ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ लोगों का इलाज हो चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 51,784 लोग अब तक ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 41.39% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 6,654 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 1,25,101 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कल एक दिन में 137 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस महामारी से अब तक 3,720 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि कोरोना से होने वाली मृत्यु दर घटकर 3.02% रह गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के कुल 1,15,364 नमूनों की जांच की गई। इस तरह अब तक कुल 28,34,798 लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। इस बीच आईसीएमआर सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 मामलों की जांच की अनुमति देकर इस सुविधा का लगातार विस्तार कर रहा है। इस समय पूरे देश में 587 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 के परीक्षण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 460 सरकारी और 180 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि मलेरिया प्रतिरोधक दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के सेवन से कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका कम हो जाती है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आईसीएमआर ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग पर संशोधित परामर्श जारी किया है। नई दिल्ली स्थित 3 केंद्रीय सरकारी अस्पतालों द्वारा की गई जांच से संकेत मिलता है कि जिन चिकित्सा कर्मियों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ली, उनमें उन लोगों की तुलना में कोरोना संक्रमण विकसित होने की संभावना कम पाई गई जो कि इसे नहीं ले रहे थे। एम्स नई दिल्ली में 334 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के एक अध्ययन से भी यह पता चला है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने वालों में कोविड-19 संक्रमण की आशंका कम है। मौजूदा सबूतों के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सुरक्षित है और इसके कुछ लाभकारी प्रभाव हैं। इस दवा के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव होने की दशा में चिकित्सक से परामर्श लेने की भी सलाह दी गई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। एयरलाइन 25 मई से अगले 3 महीनों के लिए हर सप्ताह 8,000 से अधिक घरेलू उड़ानों का संचालन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू उड़ानों के लिए 3 महीने के लिए लागू न्यूनतम और अधिकतम किराया निर्धारित कर दिया गया है। 2 महीने के अंतराल के बाद सोमवार से देश में घरेलू विमान सेवाएं फिर से शुरू हो रही है। एयर इंडिया 25 मई से 25 अगस्त तक प्रत्येक सप्ताह कुल 8,428 उड़ानों का संचालन करेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार से शुरू हो रहे विमान सेवा में कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर सामाजिक दूरी सहित तमाम तरह की सावधानियां बरती जाएंगी। हवाई यात्रा के किराए की सीमा को यात्रा के समय के आधार पर 7 श्रेणियों में रखा गया है। नए हवाई किराया नियमों के अनुसार सबसे सस्ती घरेलू उड़ान का टिकट 2,000 रुपए होगा, जबकि सबसे महंगा टिकट 18,600 रुपए का होगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू और श्रीनगर से भी 25 मई से उड़ानों का संचालन होने लगेगा। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 13 और जम्मू हवाई अड्डे से 8 उड़ानें संचालित होंगी।
जम्मू कश्मीर सरकार ने आदेश दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश में देश के अन्य भागों से आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा और उनकी कोविड-19 संक्रमण की जांच की जाएगी। वंदे भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त अरब अमारात से 4 और ओमान से 3 विशेष विमानों द्वारा आज 1000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अभियान के तहत कल करीब 1200 प्रवासी भारतीय खाड़ी देशों से स्वदेश वापस लाए गए। इस मिशन का दूसरा चरण जो अब खत्म होने को है, संयुक्त अरब अमीरात से 4 उड़ानें और मस्कट से 3 उड़ानें निर्धारित है। आबू धाबी से कन्नूर के लिए 1 उड़ान है। दुबई से 3 उड़ानें तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड और बेंगलुरु के लिए तय है। मस्कट से भी 3 उड़ानें आज कोची, तिरुवनंतपुरम और बोध गया के लिए रवाना होगी। बिहार के लिए मस्कट से ये पहली उड़ान है और लगभग 150 लोगों के वापस जाने की उम्मीद है। मुश्किल में फंसे श्रमिकों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और मेडिकल इमरजेंसी के केसेस को वापस भेजने में प्राथमिकता दी जा रही है। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत मालदीव से एयर इंडिया का पहला विमान कल शाम 147 भारतीय नागरिकों के साथ बेंगलुरु पहुंचा। इस उड़ान में आने वाले कुछ कर्नाटक के निवासी और कुछ लोग तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के निवासी थे। आकाशवाणी से बातचीत में मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त संजय सुधीर ने यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फंसे यात्रियों की सुरक्षा के लिए विमानन कंपनी ने व्यापक प्रबंध किए हैं। Elaborate arrangements have been made. Indian nationals who are stranded in Maldives and who wish to go back after the first round of evacuations by Navy ships. Now we have started evacuating Indians by flight. In the city, we have designated collection centers where these people can come, and then we have to ferry them to the airport. At the airport also, because of COVID conditions, we have made special arrangements keeping in mind the safety of all the passengers on board. The airlines has also made arrangements by preparing and distributing special kit to the passengers. They have also distributed food packet because there is no food service during the flight. So whatever arrangements could be done have been made. इस बीच ऑस्ट्रेलिया से 202 और कनाडा से 171 प्रवासी भारतीय कल रात पंजाब के अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि वापस लौटे यात्रियों में विद्यार्थी, पेशेवर विशेषज्ञ, पर्यटक और अन्य लोग शामिल हैं जो पूर्णबंदी के कारण ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में फंसे हुए थे। भारतीय रेल ने देश भर में विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाली 230 रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। टिकट ऑनलाइन या रेलवे के आरक्षण काउंटर से खरीदे जा सकते हैं। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आकाशवाणी को बताया कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अलावा देश भर में 230 यात्री रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरी न हो तो लोगों को यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर आप कुछ इस पर्पज से यात्रा करना चाहते हैं जिसको टाला जा सकता है तो कुछ दिन अभी यात्रा ना करें। अगर बहुत ज्यादा आवश्यक है तो ऑनलाइन माध्यम से टिकट प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर ऑनलाइन माध्यम से नहीं प्राप्त कर सकते तो हमारे काउंटर्स खुले, वहां आके प्राप्त करें। हमने रिजर्वेशन काउंटर्स में भी टिकट देना शुरू कर दिया है। पोस्ट ऑफिस में यात्री सुविधा केंद्र होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं, इन सब पे भी पूरी तरह हमने ट्रेन की बुकिंग को खोल दिया है। अब लोग अपने नजदीकी क्षेत्र में जाके अपना टिकट प्राप्त कर सकते हैं, परंतु शर्त एक ही है, सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स का पालन करते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। दक्षिण पश्चिम रेलवे प्रवासी श्रमिकों, कामगारों, विद्यार्थियों, पर्यटकों और अन्य लोगों को देश के विभिन्न भागों में ले जाने के लिए आज 12 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाएगा। ये रेलगाड़ियां बेंगलुरु से झारखंड, बिहार, ओडिशा, केरल, मणिपुर तथा उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों के लिए चलाई जाएंगी। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कल तक 128 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाई। आईआरसीटीसी मार्ग में यात्रियों को भोजन और पानी मुहैया करा रहा है। यात्रा के दौरान रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी सुरक्षित दूरी बनाए रखने, सैनिटाइज करने और मास्क पहनने के मानकों की कड़ाई से निगरानी कर रहे हैं। इस बीच अन्य राज्यों में फंसे नागालैंड के 1300 से अधिक लोगों को लेकर पहली विशेष श्रमिक रेलगाड़ी कल शाम चेन्नई से राज्य में पहुंची। खराब मौसम के कारण ये रेलगाड़ी लगभग 5 घंटे की देरी से पहुंची। स्वास्थ्य जांच और अन्य प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद वापस लौटे लोगों को क्वारंटीन केंद्रों में भेज दिया गया है। दीमापुर और कोहिमा में बनाए गए क्वारंटीन केंद्रों में लोगों को भेजने के लिए 60 से अधिक बसें लगाई गई थी। नागालैंड के और 426 लोगों को लेकर आने वाली एक और ट्रेन कल सवेरे 5:40 पर दीमापुर
दीमापुर पहुंचने की संभावना है। ये रेलगाड़ी हरियाणा के गुरुग्राम से आने वाली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की दोगुना होने की अवधि घटकर 13 दिन से अधिक हुई। सरकार ने अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल का संशोधित परामर्श जारी किया। एयर इंडिया सोमवार से घरेलू उड़ान शुरू करेगा। सप्ताह में 8,000 से अधिक उड़ानें संचालित होंगी। सिक्किम सरकार ने 15 जून से स्कूल खोलने की घोषणा की और जम्मू कश्मीर सरकार स्थानीय लोगों के लिए 11,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करेगी। सिक्किम सरकार ने स्कूलों की 9वीं से 12वीं कक्षाओं और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 15 जून से स्कूल कॉलेज फिर से खोलने का फैसला किया है, लेकिन निचली कक्षाओं के लिए आदेश बाद में जारी होंगे। राज्य के शिक्षा विभाग ने शैक्षिक संस्थाओं को फिर से खोलने के बारे में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस ICSE ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के कारण स्थगित 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 1 से 14 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। ICSE के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिव गेरी अराथून ने कहा कि 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षाएं 2 से 12 जुलाई तक और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षाएं 1 से 14 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 21 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये सभी लोग मुंबई से आए हैं और इनको संस्थागत क्वारंटीन में रखा गया है। इस समय राज्य में कोरोना के 1,010 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 173 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3 जिलों हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा से 21 नए मामले सामने आए हैं। मंडी जिले में आज 4 कोरोना पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है। ये सभी मुंबई से लौटे हैं और संस्थागत क्वारंटाइन में रखे गए थे। प्रदेश में मौजूदा समय में 110 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन है। राज्य में उपचार के बाद कोरोना संक्रमण के रोगियों की स्वस्थ होने की दर भी बढ़ रही है और अब तक 56 लोग उपचार के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। कांगड़ा जिले के कोविड केयर सेंटर बैजनाथ में उपचाराधीन 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी के 189 नए रोगियों का पता चला है, जबकि 246 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं। राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मामलों की संख्या में 59 की कमी आई है। हमारे संवाददाता ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के हवाले से खबर दी है कि मध्य प्रदेश में अब तक 3,089 लोग बीमारी से ठीक हुए हैं और 2,809 का इलाज चल रहा है। राज्य के कटनी और नरसिंहपुर जिलों में अब तक कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है, जबकि आगरमालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और हरदा सहित 7 जिले संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य की स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश में अब तक कुल 1,29,040 लोगों का परीक्षण किया गया है और गुरुवार से अब तक 29 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस बीच राज्य में संक्रमित मामलों की संख्या 6,170 हो गई है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रभावित इंदौर में 109 मरीजों की मृत्यु के साथ संक्रमित मामलों की संख्या 2,850 है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लोग एहतियात के तौर पर अपने अपने घरों में ही बने हुए हैं और सरकार की ओर से समय समय पर जारी की गई हिदायतों पर भी अमल कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कल श्रीनगर में जमात उल विदा के अवसर पर मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं हुई। लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की। जमात उल विदा पवित्र रमजान महीने की आखिरी जुमा होती है।
और लोग मस्जिदों में प्रार्थना सभाएं आयोजित करते हैं, मगर इस साल प्रशासन और धर्मगुरुओं की सलाह पर वे अपने घरों के अंदर ही रहें ताकि इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। दरगाह हजरत बल और जामिया मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों को महामारी के मद्देनजर एहतियात के तौर पर बंद रखा गया है। हालांकि लॉकडाउन के बीच प्रशासन ने कुछ क्षेत्रों में ढील दी है, जहां बाजार खुले थे और लोगों को ईद उल फितर से पहले जरूरी सामान खरीदते देखा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। इस बीच जम्मू कश्मीर में मूल निवास संबंधी नए नियमों की अधिसूचना के बाद सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में 11,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने का विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि मूल निवासियों के लिए पारदर्शी भर्तियों की प्रक्रिया तेज करें। सरकार ने कहा है कि विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा महिलाओं, एकल माताओं और उन परिवारों के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा जिनके घरों में कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया कि फॉर्म भरते वक्त डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं होगी, अलबत्ता ये सर्टिफिकेट नियुक्ति के बाद ही आवश्यक होगी। पहले चरण में 19 विभागों में 7,000 से अधिक पदों को जून में विज्ञापित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि वे बेरोजगारी की स्थिति से अवगत है और ये भर्ती इस संबंध में एक मुख्य प्रयास है। नसीर राथिर, आकाशवाणी समाचार, जम्मू। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजावत उल हिंद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान पुलवामा जिले में अवंतीपुरा के तनवीर अहमद शेख और त्राल के सयार अहमद शाह के रूप में की गई है। ये दोनों अन्य आतंकवादियों को पनाह और सहायता देने के साथ साथ संवेदनशील सूचनाएं उपलब्ध कराते थे। महाराष्ट्र में पूर्णबंदी के दौरान साइबर अपराधों में काफी वृद्धि हुई है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने साइबर अपराधों में वृद्धि का उल्लेख करते हुए इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र साइबर विभाग ने अब तक साइबर अपराधों के 410 मामले पंजीकृत किए हैं और इस सिलसिले में 213 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं के खिलाफ और सांप्रदायिक माहौल खराब करने से संबंधित भड़काऊ विषयों, अफवाहों और आपत्तिजनक सामग्री फैलाने जैसे अपराधों में काफी वृद्धि हुई है। असम में कोविड-19 के रोगियों की संख्या 205 हो गई है। एक ट्वीट में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज बताया कि 7 लोगों में आज संक्रमण की पुष्टि हुई है और ये सभी क्वारंटीन में हैं। अब तक 54 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने लोगों की मदद के लिए कई उपाय किए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री नव कुमार डोले ने कहा कि इस अवधि के दौरान उन्हें 40 करोड़ रुपए की भुगतान किया गया है। श्री डोले ने यह भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना की पहले किस्त 8,51,000 से अधिक लाभार्थियों को जमा कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक प्रदेश में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य द्वारा 62 लाख फेस मास्क तैयार किए गए हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। तमिलनाडु में लॉकडाउन में दी जा रही एक और छूट में चेन्नई और कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर अन्य स्थानों पर ब्यूटी पार्लर्स को कल से अपना काम करने की इजाजत दे दी गई है। अब तक सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही ब्यूटी पार्लर्स को खोलने की अनुमति थी। इसके अलावा सिर्फ ऑटो रिक्शा को एक यात्री को लेकर जाने की भी अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा हाल में घोषित आर्थिक पैकेज से ग्रामीण क्षेत्रों के हस्तशिल्पियों को आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस के 591 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 12,910 हो गई है। दिल्ली सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि अब तक 6,267 संक्रमित रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं और ठीक होने की दर 48.54% है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 370 रोगी स्वस्थ हुए हैं और 23 की मौत हुई है। इस तरह दिल्ली में अब तक मृतकों की कुल संख्या 231 हो गई है। चंडीगढ़ की बापू धाम कॉलोनी से 3 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कॉलोनी चंडीगढ़ का कोरोना हॉटस्पॉट इलाका है। इस क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या फिर बढ़ने के बाद कॉलोनी में नमूना संग्रहण केंद्र बनाया गया है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराता है। भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के उपचार का टीका विकसित करने में अभी कुछ समय लगेगा। WHO का कहना है कि कम से कम 18 महीने लगेंगे एक अच्छा वैक्सीन सारी दुनिया के लिए उपलब्ध हो, क्योंकि एक तो वैक्सीन के ट्रायल्स में कई सारे स्टेजेस हैं और दूसरा मास प्रोडक्शन। ये देखिए, ऐसा वैक्सीन नहीं है कि कुछ ही देशों के लिए, कुछ ही लोगों के लिए है, सारा दुनिया मांगेगा इस वैक्सीन को। भारी मात्रा में वैक्सीन को उत्पन्न करने में काफी टाइम लगेगा। डॉक्टर रेड्डी ने संक्रमण के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए लोगों से एहतियाती उपाय करने की अपील की। एक सामुदायिक रूप में इस वायरस को फैलने से रोक लगाएं। दूसरा, खुद की आत्मरक्षा कर लें और दूसरों को भी ये संक्रमण से बचा के रखें। तो इसके लिए हमें ये करना जरूरी है, हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहन लें और एक दूसरे से 2 मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखें। और तीसरा, हाथ को अक्सर पानी और साबुन के साथ साफ रखें। साबुन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें अगर वो उपलब्ध हो तो। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। ये कार्यक्रम आज रात 9:25 से FM गोल्ड चैनल और अन्य मीटरों से प्रसारित होगा। और अब आज के मौसम का अनुमान। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। राजधानी में आज भी लू चलेगी। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 26 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। दक्षिण की ओर चलें तो चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 29 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। यहाँ तापमान 24 डिग्री से 28 डिग्री के बीच बना रहेगा। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं आंधी और बारिश का अनुमान है। गिलगित में तापमान 17 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। क्षेत्र में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि करीब 5 महीने के अंतराल के बाद हुनर हाट सितंबर में फिर खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से हुनर हाट बंद थे और अब लोकल से ग्लोबल के नारे के साथ इन्हें फिर से खोला जाएगा और अधिक संख्या में हस्तशिल्पी तथा दस्तकार इसमें हिस्सा लेंगे। श्री नकवी ने कहा कि हुनर हाट आम लोगों की सशक्तिकरण का माध्यम बन गए हैं और देश भर में 5 लाख से अधिक दस्तकारों, हस्तशिल्पियों, खान पान विशेषज्ञों और अन्य लोगों को पिछले 5 वर्षों में इनसे रोजगार मिला है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान विजन को साकार करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान डाक विभाग चिट्ठियों के अलावा दवा, आर्थिक सहायता, भोजन और राशन घर घर तक पहुंचा रहा है। देश भर में 1,56,000 डाकघर हैं और संकट की इस घड़ी में डाक विभाग कोरोना योद्धा बनकर उभरा है। देश के दूर दराज के इलाकों में भी डाक विभाग जरूरी चिकित्सा सामग्री उपलब्ध करा रहा है। 2000 टन से अधिक दवाइयां और चिकित्सा उपकरण अब तक पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा लगभग 85 लाख लाभार्थियों को आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस दौरान डाक विभाग सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रख रहा है। वहीं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थी के खातों में 1,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे से बातचीत की है। श्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि श्रीलंका श्री राजपक्षे के नेतृत्व में कोविड-19 से प्रभावी रूप से संघर्ष कर रहा है और भारत इस महामारी और इसके आर्थिक प्रभाव से निपटने में श्रीलंका का समर्थन करता रहेगा। उन्होंने कहा कि वे और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्रीलंका में भारत के सहयोग से चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने और निवेश संबंध मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की दोगुना होने की अवधि घटकर 13 दिन से अधिक हुई। सरकार ने अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल का संशोधित परामर्श जारी किया। एयर इंडिया सोमवार से घरेलू उड़ान शुरू करेगा। सप्ताह में 8,000 से अधिक उड़ानें संचालित होंगी। सिक्किम सरकार ने 15 जून से स्कूल खोलने की घोषणा की और जम्मू कश्मीर सरकार स्थानीय लोगों के लिए 11,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करेगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।